गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स 3 नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं। चौथा नंबर सिस्टम रैशनल नंबर है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आगे क्लासेस में बहुत काम आएगा आपको, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे। चलिए, पहले क्लासेस में हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में और इंटीजर्स के बारे में। इस क्लास में भी बताए गए हैं। तो ये सब आपको पता ही होगा पहले से कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचर में काउंटिंग करने के लिए जिस नंबर सिस्टम का यूज़ करेंगे उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। जब आपको कोई भी चीज़ गिननी होती है जनरल लाइफ में, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, है ना। 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हम काउंटिंग, हम माइनस से स्टार्ट नहीं कर सकते, -1 से, -2 से। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। इसलिए 1 2 3 4 ये जो हैं ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स में जब आप 0 इंक्लूड कर दोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 होल नंबर्स। और होल नंबर्स में जब आप माइनस वाले नंबर इंक्लूड कर दोगे तो फिर ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो 0 के बाद जो होंगे 1 2 3 4 ये इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के पहले जो होते हैं -1 -2 -3 -4 इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इतना हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, इस क्लास में भी आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, 1 को सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, -1 को सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है, और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह से सबसे छोटी नेगेटिव इंटीजर फाइंड नहीं किया जा सकता है। ये सब 1 मार्क्स की क्वेश्चंस हैं, ये इंटीजर चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब हम पहले कर चुके हैं। आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है कि दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। वेयर P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। Q शुड नॉट बी 0। ठीक है, Q जो है नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए, 0 नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, कभी भी 0 नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको अपॉन में लिखा जा सकता है। अपॉन वाले जितने भी नंबर हैं ना, P अपॉन Q फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, उन सब को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है 2 अपॉन 3, 7 अपॉन 9, 5 अपॉन 4, -12, 0.5, 7, -9, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। इसमें 0.5, 7 और -9 ये P अपॉन Q के फॉर्म में है कि नहीं है? ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, क्योंकि हमेशा हर नंबर के नीचे 1 होता ही होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है डिनोमिनेटर में तो 1 हमेशा होता ही है, 1 हम मानते ही हैं। ठीक है, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 0.5 अपॉन 1, 7 को लिख सकते हैं 7 अपॉन 1, -9 को लिख सकते हैं -9 अपॉन 1। 1 सभी के नीचे होता ही है, तो इसलिए 0.5, 7, -9 ये सारे कैसे नंबर हैं? रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 ये भी सारे रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो यानी सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं। इस तरह से 0 1 2 3 4 है, ये भी क्या होंगे? रैशनल होंगे, क्योंकि इन सब के नीचे क्या लगाया जा सकता है? 1। 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1 ये सब P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो ये सभी की सभी रैशनल नंबर है। यानी सारे के सारे होल नंबर्स ये भी रैशनल नंबर होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं सभी के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसलिए सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। जबकि इसका कन्वर्स उल्टा नहीं होता है। ठीक है, कन्वर्स क्या है कि सारे नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नेचुरल नंबर नहीं होंगे।
जैसे 2/3 है, 2/3 रेशनल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। लेकिन इसका उल्टा क्या बताया मैंने कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है। यहाँ पे ये डायग्राम से शो किया गया है, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दिस इज डायग्राम। सबसे छोटा वाला सर्कल जो है इसमें n लिखा है, n मतलब नेचुरल नंबर। फिर इससे जो बड़ी सर्कल है उसमें w लिखा है, w मतलब होल नंबर। और उससे जो बड़ी सर्कल है वो i लिखा है, i मीन्स इंटीजर। और सबसे बड़ी सर्कल जो है वो रेशनल नंबर का है। इसका मतलब ये है कि जो छोटा वाला सर्कल है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर है, यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर है। यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। जैसे 0 जो है होल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अंदर से बाहर की तरफ आप जा सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकते। नेचुरल नंबर से होल नंबर हम जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर की तरफ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। अब बाहर से अंदर कैसे आएंगे कि होल नंबर से नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू नहीं होगा। नेचुरल नंबर टू होल नंबर इज ट्रू, बट होल नंबर टू नेचुरल नंबर इज फॉल्स। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये फॉल्स है। इसी तरह से सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। सारे इंटीजर नेचुरल होते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, ट्रू हो जाएगा। सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है, फॉल्स हो जाएगा। सारे होल नंबर रैशनल होते हैं, दिस इज ट्रू। सारे रैशनल होल नंबर होते हैं, दिस इज फॉल्स। सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, दिस इज ट्रू। और सारे रैशनल इंटीजर्स होते हैं, दिस इज फॉल्स। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर होंगे, ये तो ट्रू है। लेकिन जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे इंटीजर होंगे, ये फॉल्स है। यानी अंदर से आप बाहर की तरफ जा सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ नहीं सकते। ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है बाय यूजिंग डायग्राम। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, दिस इज ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू। Every natural number is every rational number is a natural number, this is false statement। every natural is rational, सारे सारे नेचुरल रैशनल होंगे, बट सारे रैशनल नेचुरल नहीं होंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान से सीख लेना इस चीज़ को, 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही है। सारे नेचुरल इंटीजर होंगे, लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जो भी अपॉन में लिखा जा सकता है उसको हम, ठीक है, आई होप आपको रैशनल नंबर समझ आ गया हुआ है। इसमें कुछ रिमार्क्स हैं। पहला रिमार्क ये है कि 0/any नंबर इज 0। जब भी न्यूमरेटर में 0 होगा तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो उसका आंसर 0 आता है, और इसको हम रैशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, जैसे 0/1 ये 0 आएगा, दिस इज अ रैशनल नंबर। 0/2 इज 0, 0/100 इज 0, और ये सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये रिमार्क है, बट एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Q शुड बी नॉन ज़ीरो। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देते हैं वो कि 2/0 ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं, नो लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। समझ आ गया सबको? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट रिमार्क है, दोज रैशनल नंबर विच आर ऑन द राइट साइड ऑफ 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रही है एक नंबर लाइन दिख रही है, बीच में 0 बना हुआ है, दिख रहा है यहाँ भी ये नंबर लाइन, नंबर लाइन। इसमें 0 के राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और 0 के लेफ्ट साइड में जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। सेम जैसे इंटीजर में होता है, इंटीजर में 0 के बाद पॉजिटिव इंटीजर और 0 से पहले नेगेटिव इंटीजर, ऐसे रैशनल नंबर में 0 के बाद पॉजिटिव रैशनल नंबर और 0 से पहले नेगेटिव रैशनल नंबर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। इसमें एक रिमार्क ये है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है
कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं। तो यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं बट सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो ये फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है, ठीक है। लेकिन -2/3 है, तो ये फिर रेशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, बट नॉट फ्रैक्शन। समझ आ रहा है? 2/3 फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो गए। जिस कोई भी फ्रैक्शन लेंगे तो वो रेशनल नंबर होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई रेशनल नंबर लेंगे तो फ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तब तो फ्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। सारे फ्रैक्शन रेशनल होते हैं, बट एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स आएगा इसमें, क्योंकि सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, बट सारे फ्रैक्शन रेशनल होते हैं। और फ्रैक्शन होते क्या हैं? जो पॉजिटिव होता है, 0 के बाद जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे फ्रैक्शन कहलाते हैं। उनका स्पेशल नाम है फ्रैक्शन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 2 और मोर रेशनल नंबर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर वैल्यू इज सेम। 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर जिनकी वैल्यू सेम है, उनको सॉल्व करके सेम आंसर आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे 2/3 है, फिर 4/6 है। 4/6 को सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा? 2/3। दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 10/15 है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। यानी इन तीनों को सॉल्व करके आंसर 2/3 आ रहा है। तो सेम आंसर जब आता है, जब वैल्यू सेम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। जब सबके आंसर सेम होते हैं तो ऐसे रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन में भी सेम डेफिनेशन है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन एक ही बात है, बस इसमें ये होता है कि रेशनल नंबर में नेगेटिव वाले नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, ये है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होंगे? कि वे रेशनल नंबर्स जिनको सॉल्व करके सेम आंसर आ जाए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है रिमार्क फॉर फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसके 4 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे कि जो भी रेशनल नंबर गिवन है उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर जो नया फ्रैक्शन आता है या नया रेशनल नंबर आता है, वो जो गिवन रेशनल नंबर है उसका वो इक्विवेलेंट होता है। जैसे -2/7 है, इसको हमने 2 से कर दिया, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो -4/14 हो गया। फिर हमने 3 से कर दिया, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, -6/21। फिर 4 से कर दिया, -8/28 आ गया, एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा। जितने हमें करने हैं उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, 12 से, किसी से भी कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी करोगे, और फिर सिंप्लीफाई करके जो नया रेशनल नंबर आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। तो फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ ए गिवन रेशनल नंबर, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इट बाय द सेम नंबर। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -2/7 आर -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35। अब यहाँ से इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। जैसे आप हमें निकालना है -2/7, इसके हमें 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है। 2 का टेबल तो न्यूमरेटर में लिख दो आप, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, और यहाँ माइनस है तो सब में माइनस लगा देंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब नीचे किसका टेबल लिख देंगे? 7 का। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -2/7 आर -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35।
35। दिस इज द आंसर। जो ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका टेबल लिख दो, और जो डिनोमिनेटर में है उसका टेबल लिख दो, तो जो नया रेशनल नंबर आएंगे वो सारे गिवन रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक रिमार्क है, टू रेशनल नंबर a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर इक्विवेलेंट। एक ये तरीका भी है चेक करने का। अगर वो चेक करने के लिए आता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, तो हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि a को d से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a अपॉन बी और c अपॉन डी, ये हमारे पास दो हैं, तो a को d से कर दें और b को c से कर दें। a इंटू डी फाइंड करो और b इंटू सी फाइंड करो। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई तब तो वो इक्विवेलेंट हैं, और सेम नहीं आई तो इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको, 2 को हम 6 से करेंगे और 3 को हम 4 से करेंगे, तो 2 इंटू 6 कितना आएगा 12 आएगा, और 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 आएगा। दोनों का सेम आंसर आ रहा है। सिंस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, देयरफॉर 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6। ये भी एक मेथड है, इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि वो दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था चेक करने के, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 4 अपॉन 6 को हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसको सॉल्व करके भी 2 अपॉन 3 आ रहा है, और पहला वाला नंबर भी 2 अपॉन 3 आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो सेम आंसर जब आता है तो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो दोनों मेथड हैं, या तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे रिड्यूस करके सेम आंसर आना चाहिए, या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है सेम आंसर आना चाहिए। दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। ये मेथड आपको तब लगाना है जब वो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि चेक करो कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। और अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है तो फिर आप ये वाला मेथड लगाओगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अ रेशनल नंबर p अपॉन q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव। पहला कंसेप्ट क्या है कि q पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि HCF ऑफ p एंड q इज 1। q कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और p और q का HCF 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे -8 अपॉन 6 है, इसका जब HCF निकालोगे -8 और 6 का कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। 8 और 6 का, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 आ जाएगा 2 इंटू 3। HCF कितना आ जाएगा इसका 2, जबकि HCF कितना आना चाहिए 1। तो इसलिए 8 अपॉन 6 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। वैसे भी पता चल जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि ये 2 के टेबल से कट रहे हैं। जब वो कट रहे होते हैं तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको सेम टेबल से काट दो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, -4 अपॉन 3 आ गया। अब ये तो कटेंगे नहीं, 4 और 3 किसी सेम टेबल में आते नहीं है, एक ही टेबल में आते नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएंगे किसके, -8 अपॉन 6 के, बिकॉज HCF ऑफ 3 एंड 4 इज 1। 3 और 4 का HCF निकालोगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कन्वर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, या राइट दिस फ्रैक्शन और रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म भी बोलते हैं कई बार। तो ये सब एक ही बात है कि कुछ भी आए तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता रहता है कि ये कटेगा भी कि नहीं कटेगा। तो जब हमें पता नहीं चलेगा तो उस केस में आपको HCF निकाल लेना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालो, HCF अगर 1 आ गया तब तो वो कटेगा ही नहीं, वही आंसर आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ही होगा। और अगर HCF 1 के अलावा कुछ भी आता है तो जो HCF आएगा उसी की टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे। समझ आ गया, HCF निकाल लेंगे दोनों का। HCF 1 अगर आ गया तब तो वही आंसर होगा, कुछ नहीं करना है फिर। और HCF 1 के अलावा कुछ और आए, मान लीजिए HCF 31 आ गया तो 31 की टेबल से न्यूमरेटर भी कट जाएगा और डिनोमिनेटर भी कट जाएगा। ठीक है, जो HCF आएगा उसी से काट देंगे, फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये भी वेरी सिंपल कंसेप्ट है। इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, 3 अपॉन 4 एंड -5 अपॉन 8। तो फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में
जब रिप्रेजेंट करना है तो इसका एक ही मेथड है, बहुत ही सिंपल है। पहला तो आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा है कि 0 लेफ्ट में है। और अगर नेगेटिव है तो 0 को हम राइट साइड में रखेंगे। ये स्टेप 1 है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो 0 को हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में, और नेगेटिव रेशनल नंबर है तो 0 को हम कहाँ लिखेंगे, राइट में, जैसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, इसमें हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी ग्रेटर है उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको, उतने पॉइंट्स मार्क करने हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। जैसे 3 और 4 हैं तो 3 ग्रेटर है या 4 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, तो 0 के बाद 4 पॉइंट हम लगाएंगे। कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने 4 पॉइंट लगा दिया। पहले हमने यहाँ स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये 4 पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ पे ये आ गया 1 2 3 4, समझ आ गया इतना। और फिर डिनोमिनेटर 4 है तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, जो भी डिनोमिनेटर होगा वो सब के नीचे आ जाएगा। अब हमें 3/4 करना था तो इसको थोड़ा सा डार्क करके और इसको एनसर्कल कर देंगे, ये 3/4 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, इसमें -5/8 है और 5 ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है। 8 ग्रेटर है तो हमें कितने पॉइंट्स बनाने हैं, 8 पॉइंट्स बनाने हैं। कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 को हम लिखेंगे राइट साइड में और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 1-1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ गैपिंग ज़्यादा हो रही है, यहाँ गैपिंग कम हो रही है, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। स्केल से आपको मेजर करके लगाना है 1-1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। अब हमें क्या करना है, -5/8, सबके नीचे 8 लगा दो। डिनोमिनेटर से सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। -5/8 करना है, इसको डार्क करके और सर्कल में बंद कर देंगे। ये -5/8 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 को लेफ्ट साइड में और नेगेटिव होगा तो 0 को राइट साइड में लिखना है। सेकेंड स्टेप, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो भी ग्रेटर नंबर है उतने पॉइंट्स आपको लगाने हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर पे उतने पॉइंट्स मार्क करने और फिर नंबरिंग लिख देनी है और सबके नीचे डिनोमिनेटर लिख देना है। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है सबके नीचे वही लिख देंगे। फिर जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है उस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करके और उसको सर्कल में बंद कर देंगे, हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है मेक डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना है। दूसरा स्टेप है जब एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा उसके बाद न्यूमरेटर तो अलग अलग होगा, तो फिर हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर रेशनल नंबर और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा स्मॉलर रेशनल नंबर होगा। समझ आ रहा है? चलिए देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है 9.1, -4/5 और -5/7। हमें पता लगाना है कि इसके बॉक्स में कौन सा साइन आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना। 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, 35 आ गया। अब मुझे 35 लाना है डिनोमिनेटर में, तो पहला फ्रैक्शन में 5 है, इसको 35 बनाना है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो 7 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, 4 7 28, 5 7 35, -28/35 आ गया। दूसरा रेशनल नंबर है -5/7, इसको हमें 35 करना है। 7 को 35 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 × 25, 7 5 × 35, -25
अपॉन 35। अब पहले वाले में भी 35 आ गया, दूसरे वाले में भी 35 आ गया। इतना काम आपको सबसे पहले करना है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। इसके बाद स्टेप 2 क्या है कि न्यूमरेटर को कंपेयर करना है कि कौन सा न्यूमरेटर छोटा है, कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर है। और इसमें से हम देखेंगे कि 28 एक है -20 और एक है -25। तो -28 स्मॉलर देन -25, -28 छोटा है और -25 ग्रेटर है। क्योंकि जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो पहले -25 आएगा, फिर उसके बाद -26 आएगा, फिर यहाँ पे -27 आएगा, फिर -28 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो जैसे हम पीछे जाते जाते हैं, इस तरफ जाएंगे तो ये स्मॉलर होता जाता है, इस तरफ जाएंगे तो ग्रेटर होता जाएगा। तो -28 इज स्मॉलर देन -25, देयरफॉर -28/35 इज लेस देन -25/35। और फिर इसका ओरिजिनल लिख देंगे, -28/35 की जगह लिख देंगे -4/5 और -25/35 की जगह लिख देंगे -5/7, बीच में लेस देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। पहला काम क्या करना है आपको, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो स्मॉलर रेशनल नंबर, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर रेशनल नंबर। तो इसके बेसिस पे असेंडिंग डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। आई होप असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पहले से आता होगा। असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर ग्रेटर 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 और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट आता है। डिसेंडिंग में डिक्रीज होता है, सबसे पहले सबसे ग्रेटर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। एक मेथड और है इसमें कि कंपैरिजन करने का, लेकिन जो पहला मेथड है अभी जो बताया, ये इससे हम 4-5 नंबर को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है, इससे सिर्फ 2 फ्रैक्शन को या 2 रेशनल नंबर को एक साथ कंपेयर किया जा सकता है, 2 से ज़्यादा को नहीं कर सकते एक बार में। तो इसलिए फर्स्ट मेथड ज़्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू सेकंड मेथड। बट सेकंड मेथड में टाइम कम लगता है। अगर आपके पास 2 ही नंबर हैं तो हम सेकंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक नंबर a/b और दूसरा नंबर c/d है, 2 रेशनल नंबर हैं, वन इज a/b, सेकंड इज c/d। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a को d से, b को c से कर दो, a इंटू डी फाइंड करो, फाइंड a इंटू डी एंड b इंटू सी। अब इसके बाद a इंटू डी अगर bc से छोटा है, ad की वैल्यू bc से छोटी आ रही है, ad इज स्मॉलर देन bc, देन a/b इज लेस देन c/d। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पे -4 को 7 से करेंगे -28 आएगा, और 5 को -5 से करेंगे -25 आएगा। अब -28 -25 से छोटा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि AD इज लेस देन BC, देयरफॉर -4/5 इज लेस देन -5/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर AD BC से छोटी हो गई तो फिर A/B C/D से छोटी होगी। अगर AD BC के बराबर होती है तो फिर A/B = C/D होगा। जैसे 2/4 3/6 है, अभी हमने किया था ये एग्जाम्पल, 2/4 और 3/6 है, तो 2 इंटू 6 करेंगे तब भी 12 आएगा, और 4 इंटू 3 करेंगे तब भी 12 आएगा। तो AD = BC आ रहा है, ये AD के बराबर है और ये BC के बराबर है। AD और BC की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे, 2/4 = 3/6 आ जाएगा। इस तरह से AD की वैल्यू अगर BC से ग्रेटर हो, बड़ी हो जाए, तो फिर A/B C/D से ग्रेटर हो जाती है। जैसे कि ये यहाँ पर है -1/3 और -1/4, तो इसको हम इससे कर देंगे, कितना आ जाएगा -4, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी एक यहाँ पर है 1/-3 और यहाँ पर है -1/4, इसको करेंगे कितना आएगा 4, और इसको करेंगे तो माइनस इंटू माइनस +3। अब 4 ग्रेटर देन 3, 4 3 से ग्रेटर होता है, पता है आपको नहीं पता है, 4 की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि AD 4 क्या है हमारा AD इज ग्रेटर देन BC, AD की वैल्यू BC से ग्रेटर आ रही है, दैट्स वाई A/B इज ग्रेटर देन C/D, और वी कैन सी डेट 1/-3 इज ग्रेटर देन -1/4। समझ आ रहा है। तो ये मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब 2 ही फ्रैक्शन या 2 ही रेशनल नंबर गिवन हो और उसको कंपेयर करना हो, तब तो हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन आपके पास 4-5 नंबर दे दिए, मान लियो 2/3, 7/5, 6/9
8/7 इस तरह से दे दिया, तो उस केस में ये सेकेंड मेथड अप्लीकेबल नहीं है, हमें अब फर्स्ट मेथड से ही करना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, फिर जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हुआ वो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा आ जाएगा। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है। इसमें भी दो स्टेप हैं। स्टेप 1 तो सेम है जो हमने अभी किया था कि मेक डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का और सभी का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि इफ़ वी हैव टू फाइंड n रेशनल नंबर्स। ठीक है, n मान लीजिए 4, ये क्वेश्चन में बोला है 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, है ना, एग्जाम्पल में। तो n हमारा इसमें कितना हो गया 5, एंड n नंबर्स आर नॉट फाउंड बिटवीन द न्यूमरेटर्स। जब एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो न्यूमरेटर तो अलग अलग हुआ, तो न्यूमरेटर्स के बीच में देखेंगे कि जो अलग अलग न्यूमरेटर हैं उनके बीच में जितने हमें नंबर निकालने हैं उतने नंबर हैं कि नहीं है। हमें क्वेश्चन में 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो अगर 5 नंबर आ रहा होगा उनके न्यूमरेटर्स के बीच में, तब तो हमें सेकेंड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर नहीं आ रहा है, नॉट फाउंड, देन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक है आपके पास फ्रैक्शन 1/2 और एक है 3/5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/10। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 5 और 6 के बीच में एक भी नंबर नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 करना पड़ेगा। मान लीजिए इसके बीच में हमें 4 नंबर फाइंड करना है, तो अब मैं इसको कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई 5/5, और इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे 6 नंबर फाइंड करना है तो 7 से करूंगा, 8 नंबर फाइंड करना है 9 से करूंगा, 10 नंबर फाइंड करना है तो 11 से करूंगा। समझ आ रहा है? यहीं पे अगर 3 ना होके मान लीजिए 4 होता यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाता है 6 की जगह 8। ठीक है, 6 की जगह कितना हो जाता है यहाँ पे 8। ठीक है, समझ आ रहा है? 5 2 10, 4 2 8। अब 5 और 8 के बीच में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 6 और 7। तो सिर्फ 2 नंबर फाइंड करना होगा या एक नंबर फाइंड करना होगा, तब तो हम सिंपल लिख देंगे 6/7। 2 नंबर फाइंड करना होगा, सॉरी, अगर एक नंबर फाइंड करना है तो लिख देंगे 6/10। 2 नंबर फाइंड करना होगा तो 6/10, 7/10। लेकिन 2 से ज़्यादा फाइंड करना है तो 2 से ज़्यादा नंबर तो 5 और 8 के बीच में है ही नहीं। 5 और 8 के बीच में सिर्फ 2 ही नंबर हैं, तो 2 से ज़्यादा अगर फाइंड करना है तो फिर हमें स्टेप 2 करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें 3 नंबर फाइंड करने हैं, तो 5/10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, एक ज़्यादा से करते हैं, तो 5 × 4 10 × 4, 8 × 4 10 × 4। अगर हमें 4 नंबर फाइंड करने हैं तो 5 से करेंगे, 5 × 5 10 × 5, 8 × 5 10 × 5, फिर जो आएगा उसके बीच में आ जाएगा। समझ आ गया? चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है ये 9.1 में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, इसके बीच में -4/5 और -2/3 के बीच में। इसका एलसीएम 15 आ गया, -4/5 है, इसको 15 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -4 3 × 12 और 5 3 × 15, -12/15 आ गया। यहाँ 2/3 है, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 × 10, 5 3 × 15, -10/15 आ गया। अब दोनों में 15 15 आ गया। अब यहाँ पे हमें अगर सिर्फ एक ही नंबर फाइंड करना होता इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आ रहा है -11, -10 और -12 के बीच में एक नंबर आ रहा है, तो फिर अगर एक ही नंबर फाइंड करना होता तो फिर स्टेप 2 नहीं करते हम सीधे लिख देते कि 1 रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड -2/3 इज -11/15, ये इसका आंसर हो जाता। लेकिन अभी हमें 5 नंबर्स फाइंड करने हैं और 5 नंबर्स न्यूमरेटर के बीच में नहीं है। यही चीज़ लिखा है इसमें कि n नंबर्स आर नॉट फाउंड
जब n नंबर्स नहीं मिलेंगे हमें बिटवीन द न्यूमरेटर्स, देन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 नंबर्स हमें फाइंड करना है और 5 नंबर्स हमें मिल नहीं रहे हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। तो 12 इंटू 6 15 इंटू 6 -72/90 आ गया। 10/15 है तो 10 इंटू 6 15 इंटू 6 -60/90 आ गया। अब -60 और 72 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं अपनी मर्जी के। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड -2/3 आर -61/90 -62/90 -63/90 -64/90 -65/90 -60 और -72 के बीच में कोई भी 5 नंबर लिखा जा सकता है, वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। सभी बच्चे ये कंसेप्ट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लास 8th में 9th में बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लिख लेना फिर कॉपी में। एक्सरसाइज 9.1 आप ट्राई कर लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।